तो अब अगले सेशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं रियल हीरोज को लेकर, जिन्होंने महाकुंभ 2025 के आयोजन को सफल बनाने के लिए काम किया। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ आज आपने इस मंच के जरिए चर्चा को देखा, सुना और ये समझा कि आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट और विकास को लेकर। अब बात होगी प्रशासन की इस सेशन में, और इस सेशन में हमारे खास मेहमान होंगे एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश अमिताभ यश जी। अमिताभ यश जी, आपसे निवेदन करूंगा आप मंच पर आएं, जोरदार तालियों के साथ अमिताभ यश जी का स्वागत करिए। मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह और वर्षा शाही इस सेशन को होस्ट करेंगे। अभिषेक और वर्षा, आप दोनों मंच पर आएं। तो अमिताभ यश जी से हम कानून व्यवस्था को लेकर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या और चुनौतियां हैं जिन पर काम करना बाकी है, आगे का विजन क्या है, भविष्य की रणनीति कानून व्यवस्था को लेकर अमिताभ जी की क्या है, इसको हम समझेंगे। वर्षा और अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल पराग, और उत्तर प्रदेश और महाकुंभ की कहानी झंडा पूरे दुनिया में फहराया। यूपी पुलिस की एक बहुत अहम भूमिका रही सर। कई सारे चैलेंजेस थे और पर्दे के पीछे रहकर अलग अलग हर बार महाकुंभ में हर एक शाही स्नान से पहले आपका आना और वहाँ जाकर व्यवस्थाओं को देखना। कुछ एक घटना भी हुई, उसके बाद किस तरह की रणनीति बनाई गई थी? कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत लंबे चौड़े इंतज़ाम किए थे। काफ़ी समय पहले से उसकी प्रिपरेशन शुरू हुई। ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, ऑफिसर्स को चुन चुन के वहाँ तैनात करना, अलग अलग जो पुलिस की विंग्स हैं, फायर सर्विसेज, घुड़सवार, इन सब को वहाँ फैमिलियराइजेशन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, प्रैक्टिसेस। इसके अलावा बहुत सारे अन्य जगहों से जो फोर्स आई, उनका व्यवस्थापन, उनकी ट्रेनिंग। हमारी जो स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं उनका सेंट्रल एजेंसीज के साथ लगातार समन्वय, जॉइंट एक्सरसाइजेज, जैसे हमारी एटीएस और सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल फोर्सेस के साथ काफ़ी अच्छा समन्वय था। अन्य स्पेशल यूनिट्स को तैनात करना जो अपराध पर नज़र रखती थी। ये सब एक बहुत बड़ा व्यवस्थापन था, बहुत बड़ी तैयारी थी, क्योंकि ये उम्मीद थी कि जो पूर्व उम्मीद थी कि लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे, और आपने देखा कि उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ आई। तो इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की गई, और यही कारण है कि कुछ एक घटनाओं को छोड़कर पूरा कुंभ एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ, और उसकी प्रशंसा पूरे दुनिया भर में हुई। ये एक ऐसा आयोजन था जो 45 दिन तक, यानी पूरे आयोजन काल तक पूरी दुनिया में समाचार पत्र हो अथवा न्यूज़, किसी भी प्रकार की न्यूज़ मीडिया थी, उस सब पर छाया रहा, और ज़्यादातर कवरेज इसकी बहुत ही पॉजिटिव रही। सर, अगर बात की जाए महाकुंभ में, तो सबसे बड़ा चैलेंज था क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट का। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार लगी रही, और उस 45 दिन में सबसे सफल जो चीज़ें रही वो क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट के था। क्या तैयारी थी? क्योंकि एक आयोजन में जो पहली संख्या लेकर चला गया था वो तो 40 करोड़ की थी, आई उससे भी ज़्यादा। तो कैसे इसको मैनेज किया गया? क्या रणनीति रही क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट को लेकर? क्राउड को मैनेजमेंट के लिए सभी उत्तर प्रदेश के विभागों ने एक साथ मिल के काम किया। साथ ही सेंट्रल एजेंसीज ने भी काफ़ी मदद की, काफ़ी समन्वय रहा। चाहे वो रेलवे हो, सेंट्रल CPWD हो, समय से सभी प्रोजेक्ट्स को वहाँ पूरा करना, सड़कों को तैयार करना, रेलवे के जो का पूरा व्यवस्थापन, रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज करना, उनमें होल्डिंग एरियाज बनाना, ट्रेन्स को रन करना। इसके अलावा विभिन्न स्टेट से जो लोग वायुयानों द्वारा आ रहे थे, ATC का अपना महत्व था। पूरे सिस्टम का जो पूरे देश से एयरक्राफ्ट्स आ रहे थे, उनको मैनेज करना।
ट्रैफिक मैनेज करना, फायर इंसिडेंट्स को मैनेज करना, इस तरह की सैकड़ों कार्य एक साथ किए जा रहे थे। साथ ही जिन लोगों पर सफाई की जिम्मेदारी थी, उसके लिए भी काफ़ी लंबे चौड़े प्रयास किए गए थे, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन हो, गंगा की स्वच्छता को इंश्योर करना हो, इन सब के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और तभी इतना बड़ा जो गैदरिंग हुआ उसको मैनेज किया जा सका। अन्यथा कहीं भी गलती होती तो ये पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो सकती थी। अगर कोई बीमारी फैल जाती, कहीं से भी पानी दूषित हो जाता तो तत्काल अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती और पूरे देश में या पूरे विश्व में इसकी बदनामी होती। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो उस समय जो भीड़ आ रही थी उसकी सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के पास थी कि सुरक्षा व्यवस्था देखना है, उसके साथ साथ स्नान भी बहुत अच्छे से कराना है। लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रही कि लोग चाहे कि ये खराब हो जाए, ये कुंभ सही से ना हो पाए। इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें की? क्योंकि कई जगह से धमकियां आ रही थी कि कुंभ को बर्बाद कर दिया जाएगा, कई बड़ी बड़ी एजेंसियां भी लगी थी इन सब चीज़ों को। ये सत्य है कि कुंभ पर खतरा था। जहाँ तक यहाँ उस इलाके में यह भी खतरा था कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है और उसके लिए स्पेसिफिक धमकियां दी गई, ऑब्लिक धमकियां भी दी गई। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने खुलेआम ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया पर इन धमकियों को पूरी दुनिया से साझा किया। ये हमारे लिए एक चुनौती थी कि हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन की जाए, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, टेररिस्ट अटैक से संबंधित हो, कोई कैलामिटी हो, यानी कहीं कोई व्यक्ति पानी में ना बह जाए। इन सभी चीज़ों के लिए हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन की गई और इसके लिए पूर्व से अभ्यास किए गए, सभी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहा और इसी कारण से यह कार्यक्रम अत्यंत सफल तरीके से मैनेज हो पाया। बिल्कुल। अगर कुंभ की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आप पर दी गई है। अभी रिसेंट में अनुज कन्नौजिया का इनकाउंटर किया गया, कैसे पकड़ा गया था, क्या क्या चीज़ें रही? एसटीएफ की तरफ से पूरा जो चीज़ें थी वो की गई थी। एक साल पहले अगर बात की जाए तो मुख्तार की जेल में मौत हुई थी, जस्ट एक साल बाद, एक दिन का ही अंतर था कि अनुज कन्नौजिया उनका शूटर पकड़ा जाता है एसटीएफ के द्वारा। रणनीति तो बनाई जा रही होगी ना, कुछ क्या थी वो? देखिए, जो भी बड़े अपराधी हैं उसके पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि अपराध किसी भी प्रकार से टॉलरेट नहीं होगा। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि पुलिस लगातार बड़े अपराधियों का पीछा करते रहे, जो खास करके जो हमारे इनामी अपराधी हैं, गैंग्स के सदस्य हैं, पूर्व में उनका आपराधिक इतिहास रहा है अथवा वो वांछित हैं कहीं किसी पुलिस द्वारा। और इसी क्रम में एसटीएफ की एक टीम द्वारा जो जानकारी इकट्ठा की जा रही थी उसमें ये पता चला कि इस अपराधी ने एक नया ठिकाना जमशेदपुर में बना लिया है और लोकल पुलिस से मदद मांगी गई। काफ़ी दिन तक एसटीएफ ने उस इलाके को स्कैन किया, उसको वहाँ रेकी की और फाइनली उस मकान को आइडेंटिफाई कर लिया जिसमें ये अपराधी रह रहा था। और उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो तो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा, आपने खुद भी दिखाया। कुछ आसपास के लोगों ने उसकी वीडियो भी बनाई थी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी दिखाई गई, काफ़ी शेयर हुई। ये एक बहुत ही डेयरिंग एनकाउंटर था, डेयरिंग मुठभेड़ थी, क्योंकि जो अपराधी था वो एक कैंपस में छिपा हुआ था और उसके पास एक आड़ थी। इसके बावजूद टीम ने उसको घेरा और बहुत ही वेल आर्म्ड होने के बावजूद ये अपराधी फाइनली मारा गया और पुलिस टीम को क्षति नहीं हुई।
आपके कार्यों की अगर मैं चर्चा करूं तो बहराइच में दंगा हुआ। दंगे में अचानक अमिताभ यश एक सीओ की तरह नजर आए दौड़ते हुए, और फिर उसके बाद भगदड़ को संभालते हुए, दंगे को संभालते हुए। क्या सोच लेकर उस समय बहराइच आप गए थे? किस तरीके से उस दंगे को कंट्रोल करना था? क्या मन में चल रहा था? ये एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहराइच में जो उत्पन्न हुई थी उसको नियंत्रित करने के लिए काफ़ी फोर्स वहाँ उपलब्ध कराई गई थी, और उसके बाद मेरा वहाँ जाना हुआ था। कुछ ऐसे स्थान पर मैं पहुँच गया जहाँ पर अव्यवस्था थी, और चूँकि मेरे पास फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं थी वहाँ पर उपलब्ध, तो स्वयं उस जो दंगाई भीड़ थी उसको उस पर एक्शन लेना पड़ा। ये हमारे किसी भाई ने उसका एक वीडियो बना लिया था जो आपकी वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर देखी गई जी। अन्यथा वो एक नॉर्मल पुलिस एक्शन था जो ऐसे मौके पर कोई भी पुलिस अधिकारी करता। पुराना समय याद आ गया होगा उसको करते समय, पूरा जब चल रहा था वो मूवमेंट। वंस अ पुलिसमैन ऑलवेज अ पुलिसमैन। तो जो भीड़ दंगे के सामने, दंगाइयों के सामने जो कार्रवाई एक अधिकारी करेगा वही कार्रवाई एक कनिष्ठ पुलिस कर्मचारी भी करेगा। दोनों की कार्रवाई में कोई बहुत अंतर नहीं होता। तो जो व्यक्ति ऑन ग्राउंड है वो उसको वही कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, बर्ताव को लेकर पुलिस के कई बार बात होती रहती है। महाकुंभ में पहली बार ऐसा हुआ कि बिहेवियरल ट्रेनिंग दी गई। लोग कई बार, सैकड़ों बार एक ही पुलिसकर्मी से सवाल पूछ रहे थे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी थे जो कंट्रोल रूम में थे, 40 घंटों से ज़्यादा वक्त तक बिना खाए बिना सोए काम करते रहे। ये बिहेवियरल ट्रेनिंग कैसे दी गई और कैसे इतने सारे पुलिसकर्मियों को पेशेंस रखने की सलाह दी गई? आप भी कई बार आते थे, लोगों से कहते थे कि कई लोग सवाल पूछेंगे, बार बार सवाल पूछेंगे, नाराज़ मत होना, जवाब देना, लोग भटके ना, इसलिए काम करो। ये जब पूरे कुंभ की परिकल्पना और इसके व्यवस्थापन की परिकल्पना की गई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि पुलिस के व्यवहार में कहीं कोई कमी ना आए। इसके लिए उनकी ट्रेनिंग भी कराई गई। ऐसे लोग चिन्हित किए गए जो भक्ति भाव से वहाँ रहें और अपना संपूर्ण समर्पित कर सकें इस आयोजन के लिए। सभी को बिहेवियरल ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षित किया गया। उन्हें वो ये इंश्योर किया गया कि उन्हें वो किसी से भी दुर्व्यवहार न करें या कोई ऐसी घटना ना हो जिससे पुलिस की बदनामी हो या महाकुंभ के पूरे आयोजन की बदनामी हो। और कुछ उस क्षेत्र में कुछ ऐसी ऊर्जा ही थी कि हर रहा था कि वो उसको क्या शारीरिक पीड़ाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग पुलिसकर्मियों को मैंने देखा जो जिन्हें कई प्रकार की स्वास्थ्य की दिक्कतें हुई, क्योंकि कभी वहाँ रात में बहुत ही ठंड होती थी, दिन में गर्मी हो जाती थी। ऐसे में पुलिसकर्मियों को तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती थी। लेकिन सभी पुलिसकर्मियों ने बहुत ही अच्छा काम किया और यही कारण था कि ये पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह चली। इसमें सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों ने, अन्य विभागों के कर्मियों ने, सभी ने इसी प्रकार से सेवा भाव से काम किया। सर, आपने बताया कि कई सारे थ्रेट थे, थ्रेट परसेप्शंस भी देखे गए थे। सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से भी थ्रेट परसेप्शंस पर काम हुआ। बाकायदा एनएसजी कमांडोज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद थी। इस बीच लजार मसीह जैसा आतंकी वहां पहुंचता है और कई बार आने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा नहीं कर पाता महाकुंभ मेले की। ये कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए उस वक्त भी, और इंटेलिजेंस एजेंसीज से भी जानकारी मिलती रही होगी। बाद में हालांकि उसे गिरफ्तार किया गया, तमाम जानकारियां मिली, जो विस्फोटक उसके पास से मिले उससे पता चलता कि कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ये जानकारी तो हम लोगों के पास पहले से ही थी कि बीकेआई की तरफ से एक थ्रेट है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने ओपनली थ्रेट किया था कि कुंभ में वो आतंकवादी हमला कर सकते हैं, और इसके लिए केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की स्पेशलिस्ट एजेंसीज भी जैसे एटीएस, एसटीएफ सभी सक्रिय थी।
और सभी एजेंसियों के बीच में बहुत ही अच्छा समन्वय भी था। लगातार इस प्रकार के जो टेररिस्ट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही थी और लजर मसीह के बारे में जानकारी पहले से ही प्राप्त हो गई थी और लगातार उसका पीछा किया जा रहा था, क्योंकि बहुत ही वेल ट्रेंड टेररिस्ट था जो बीकेआई के बहुत सारे बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहा था। ये भी जानकारी हुई कि पंजाब में जितने भी बीकेआई के द्वारा क्लेम किए गई घटनाएं हुई हैं उस सभी में किसी न किसी प्रकार से वो इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो ग्रेनेड सप्लाई करना हो, वेपन सप्लाई करना हो या लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना हो। हमारे यहाँ जो 3 आतंकवादी मारे गए थे पीलीभीत में, उनसे भी वो संपर्क में था, ये उसने स्वयं बताया। तो इस लेवल का टेररिस्ट और ये कम्युनिकेशन में भी बहुत वेल ट्रेंड था, इसलिए इसको पिन डाउन करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर हमारी स्पेशलिस्ट एजेंसीज ने, एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार करने में सफलता भी प्राप्त की और उससे अच्छा खासा उसके जो आर्सेनल था उसको बरामद भी किया गया। सर, यूपी पुलिस के मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में, उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा होती है, पुलिसिंग मॉडल की एफिशिएंसी की बात की जाती है, कार्यशैली की बात की जाती है और इस मॉडल को कॉपी करने के लिए ये कहा जाता है कि अगर पुलिसिंग हो तो उत्तर प्रदेश जैसी हो। ये सक्सेस स्टोरी और किसी वक्त में पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठना और इन सालों में जो तरीका बदला है, एफिशिएंसी बदला है, या कहा जाए टेक्नोलॉजी की मदद से जिस तरह ऑपरेशंस को एकदम स्टीम्ड कर दिया गया है और जिस तरह से ऑपरेशंस होते हैं अब, उनको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो आपने इसका पिक्चराइजेशन किया है, आपने सिर्फ ऑपरेशंस पर ध्यान दिया है, लेकिन इस ऑपरेशंस के पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है जब हम अपने कर्मचारियों को रिक्रूट करते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट्स हुए और बहुत ही फेयर तरीके से हुए। किसी भी व्यक्ति को जब हम फेयर तरीके से रिक्रूट करते हैं तभी हम उसको मोटिवेट कर पाते हैं। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेन किया गया, अलग अलग नए नए पुलिस की विंग्स बनाए गए, जैसे एसडीआरएफ बनाई गई, उसको ट्रेन किया गया, उसको इक्विप किया गया। इसी प्रकार एसटीएफ को, एटीएस को भी इक्विप किया गया, इनको नए वेपन्स दिए गए, कम्युनिकेशन के लिए नए तरीके दिए गए। हमारी रेडियो शाखा ने बहुत ही विस्तृत मॉडर्नाइजेशन किया और ये सिर्फ 1-2 एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। अक्रॉस इंटायर पुलिस काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे कर्मचारी नए ऐड हुए उनके लिए अवस्थापना सुविधाएं दी गई, बैरक्स बनाए गए हैं उनके लिए। आप देखेंगे कि मल्टी स्टोरीड बैरक्स बने हैं क्योंकि जगह की कमी थी और कई जनपदों में ये आपने देखा होगा कि सबसे ऊंची बिल्डिंग पुलिस की होती है। इस प्रकार की सभी सुविधाओं को, सभी काम करने के तरीकों पर ध्यान दे करके इस पुलिस को एफिशिएंट बनाया गया है। जो ऑपरेशन विंग्स हैं जिस पर ज़्यादातर फोकस मीडिया का रहता है, वो उनको भी स्पेशली इक्विप किया गया है, उनको भी ट्रेन किया गया है, उसमें भी बेस्ट कर्मचारियों को लिया गया है और यही कारण है कि ऑपरेशन जो है वो स्मूथ होते हैं, काफ़ी स्विफ्ट होते हैं और वो एक प्रोजेक्शन का मॉडल है जिससे हम अपने सक्सेस को या प्रोजेक्ट करते हैं पूरी दुनिया को। सर, बीते कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग के लिए एक बड़ी चुनौती सिंडिकेट अपराध था, यानी सिंडिकेट क्राइम था। जेलों से बैठकर लोग गैंग्स चलाते थे, जेलों से दूसरे प्रदेशों से बैठकर लोग गैंग्स चलाते थे। उस सिंडिकेट अपराध की कमर तोड़ी गई, एक एक कदम बढ़ाया गया और धीरे धीरे कई सारे ऐसे एक के बाद एक कदम उठाए गए कि एक बड़ा मैसेज ग्लोबल लेवल पर दिया गया। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कभी वक्त ऐसा था कि आज कई बड़े ऐसे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे। ये ऑर्गेनाइज क्राइम की समस्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से थी और लगभग हर जिले में एक बड़ा गैंग था जो उस जनपद के पूरे इकोसिस्टम को, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स तक को कंट्रोल करता था।
और पॉलिटिक्स पर एक बार कंट्रोल ये गैंग्स पा जाते थे, उसके बाद पूरे पुलिस तंत्र पे, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे, सभी ठेका पट्टी हर चीज़ पर इनका नियंत्रण था। और ऐसे में प्रदेश का विकास कहीं से भी संभव नहीं था और यही कारण था कि हमारा प्रदेश पिछड़ता चला गया। लेकिन पिछले 8 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस रहा है कि अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस हो, अपराध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या वो किसी ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट गैंग द्वारा हो। और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना के काम किया गया और ये स्ट्रैटेजी सफल हो गई। सर, कहा जाता था कि मुंबई में माफिया डॉन्स हैं, दुबई में बैठकर डील करते हैं। ये उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसे राज्यों में था जहां पर ये कहा जाता था कि जेल से बैठकर ये माफिया तंत्र चल रहा है, हर एक सिस्टम में बैठा हुआ कोई शख्स किसी माफिया से जुड़ा हुआ था। इस परसेप्शन को भी बदलने के लिए बहुत काम किए गए सर। और आज एक बड़े कैनवस पर उत्तर प्रदेश की जिस तरह की पिक्चर है कि माफिया मुक्त प्रदेश या इस तरह की बातें कही जाती हैं, ग्रास रूट लेवल पर भी बहुत सारे काम करने पड़े होंगे। कई सारे ऐसे लोगों को भी तैयार करना पड़ा होगा जो लोग इन तरह के माफियाज को संरक्षण देते होंगे या उनको मदद करते होंगे या फिर फिरौती देते होंगे। बड़े पैमाने पर माइंड चेंज गेम भी खेलना पड़ा होगा पुलिस को, आप जैसे ऑफिसर्स को। जिस प्रकार की अपराध की व्यवस्था थी यूपी में, उसमें माइंड गेम्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो कदम है वो पब्लिक को ही विश्वास दिलाना कि दैट वी मीन बिजनेस। अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो जब ये मैसेज गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मैसेज को कन्वे किया और पुलिस ने उसका फॉलोअप किया कि अपराध बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, किसी को भी, चाहे कहीं से भी हो, जेल से हो अथवा किसी दूसरे देश की भूमि से, यहाँ अपराध करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई विदेश में भी बैठा है तो यहाँ अपराध करने के लिए अदर देन साइबर क्राइम उसको यहाँ आदमी चाहिए, वो आदमी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी अपराध करने को तैयार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे, ऐसी साइकोलॉजिकल हम व्यवस्था करेंगे, कोई भी इस तरह के अपराध करने की हिम्मत ना करे। और आज हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं यूपी से, और पब्लिक जो है वो उसके डेली के कार्यों पर गैंग्स का साया नहीं है। सर, लोग बहुत जानना चाहते हैं कि मॉडर्न पुलिसिंग का एरा आखिर क्या होगा। स्पेशलाइज्ड पुलिसिंग की बात की जाती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं ये भी कहते हैं कि अब पुलिसिंग को स्पेशलाइज्ड पुलिसिंग की तरफ बढ़ना होगा, चाहे वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, नार्कोटिक्स टास्क फोर्स हो, इस तरह के अलग अलग स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बनाने होंगे, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन की तरफ भी पुलिसिंग बढ़ रही है। लोग भी जानना चाहते हैं कि अब जो मॉडर्न एरा पुलिसिंग है वो किस तरफ आगे बढ़ रही है। सर, इसमें कोई शक नहीं कि हर कार्य जो है वो स्पेशलाइज्ड होता जा रहा है, जो चाहे वो सॉफ्टवेयर से जुड़ा हो, हार्डवेयर से जुड़ा हो। पुलिसिंग भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पुलिसिंग में धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन का दौर काफ़ी समय से आ रहा है, लेकिन अब ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया है। जो लोग साइबर क्राइम पे काम करते हैं वो उस पर स्पेशलाइज कर रहे हैं। साइबर क्राइम में भी अलग अलग टाइप्स के साइबर क्राइम हैं और लोग उसमें भी स्पेशलाइज कर रहे हैं। हम अपने लोगों को इस कार्य में ट्रेन करा रहे हैं। पहले भी जो हमारी स्पेशलिस्ट एजेंसीज थी, खास करके STF, ATS, ये इन लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र को में स्पेशलाइज किया। जो कर्मचारी किसी खास तरह के टेररिस्ट ग्रुप पे, नक्सलाइट ग्रुप पे काम कर रहे हैं, वो उस पर इतना काम करते थे कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उनके पास एकत्रित हो जाती है और फिर वो ग्रुप कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। यही बात हमारी जो दूसरी स्पेशलिस्ट एजेंसी है STF, उसमें भी सही है। जिन लोगों ने डकैत गैंग्स को पर काम किया, अगर आपको ध्यान होगा 2007 से लेकर के 2019 तक काफ़ी ऑपरेशंस हुए और फाइनली ये जो ग्रुप था जो इस प्रकार के काम करता था वो इतना दक्ष हो गया था कि उसने डकैती की समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंका। इसी प्रकार से अन्य ग्रुप्स भी हैं जो
ऑर्गेनाइज क्राइम, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज क्राइम पे काम करते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स पे काम करते हैं, बैंक फ्रॉड्स पे काम करते हैं। और ये ग्रुप्स जो है वो इंटरनली अपनी स्पेशलाइजेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अब बेहतर पुलिसिंग देने के लिए स्पेशलिस्ट होना आवश्यक है। अब धीरे धीरे हम लोग फॉरेंसिक्स के भी स्पेशलिस्ट पुलिसकर्मियों को डेवलप करेंगे। और ख़ास करके जो नया कानून आया है इसमें फॉरेंसिक्स का बहुत महत्व है, और इसी कारण से हमारे यहाँ फॉरेंसिक कॉलेज भी खोला गया है। और वहाँ भी भावी पुलिसकर्मी या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ट्रेन हो रहे हैं जो आगे चल के इस विभाग को अपनी सेवाएं देंगे। सर, अगर थोड़े समय पहले की बात करें तो आप जब भी उत्तर प्रदेश में किसी भी चीज़ का, किसी क्राइम का या किसी चीज़ का अंत होता था, या किसी अपराधी का अंत होता था, किसी माफिया का अंत होता था, तो एक सोशल मीडिया पर लेटर आ जाते थे या कुछ भी आ जाता था, उसमें आपकी कनेक्टिविटी देखने को मिलती थी। कई बार चाहे हम अतीक का मैटर उठा ले, चाहे मुख्तार का उठा ले, तो एक लेटर वायरल होता था कि मुझे अमिताभ यश से खतरा है, वो मुझे जान से मार देंगे। इन सब चीज़ों को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया है। उन सब चीज़ों से आप कैसे निपटते थे? क्योंकि सबसे ज़्यादा विपक्ष भी आपको टारगेट करता था। अखिलेश यादव की बातों में भी आपके जिक्र होते रहते थे कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। आपको क्या कहेंगे आप? ये काफ़ी दिनों से मैं यूपी एसटीएफ को लीड कर रहा था, और ये चूँकि मैं इस इंस्टीट्यूशन को लीड कर रहा था, टारगेट ये इंस्टीट्यूशन था। मेरा नाम तो सिर्फ एक फ्रंट था जिसको जो ये माफिया इस्तेमाल करते थे। अगर वो संगठित अपराध में लिप्त थे तो उन्हें एसटीएफ से खतरा होगा, क्योंकि एसटीएफ लगातार उनके गैंग मेंबर्स को हंट डाउन करेगी, और उन केसेस का पर्दाफाश होगा जिसमें वो इन्वॉल्व हैं। हमने देखा कि कई माफिया जेल में थे और उन्होंने बड़ी बड़ी हत्याएं करा दी। मुन्ना बजरंगी का एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जेल में रहते हुए उसने धनबाद के चेयरमैन का मर्डर कराया, और साथ ही उसके बाद उसने एक जेलर का, बनारस के जेलर का मर्डर कराया। और उसके बाद जब इसका अनावरण हुआ, जब पूरा केस खुला और सारे अपराधी पकड़े गए, तो फिर वहाँ से एक एलिगेशन आने लगा उस गैंग से कि अमिताभ यश से खतरा है। ये खतरा तो इनको उन्हीं के कर्मों से पैदा हुआ जो जिस तरह के अपराध कर रहे थे, और एसटीएफ ने उसका अनावरण किया, सफल अनावरण किया। इसलिए ये खतरा प्रोजेक्ट करते थे। अब ये एक तरीका है किसी को भी डिमोरलाइज करने का भी, या किसी इंस्टीट्यूशन को बैकफुट को लाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के ये पुराने तरीके, घिसे पिटे तरीके सफल हुए, और इन सभी अपराधियों को कानून के सामने सर झुकाना पड़ा। सर, आप एडीजी एसटीएफ हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की दी गई। जब आपको ये जिम्मेदारी का पता चला कि आज से मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हूँ और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी है, किस तरीके से, क्या ग्राफ आपने सेट किया, और क्या वो ग्राफ पूरा हो चुका है? आपने वो सफल जो सोचा था वो सफल हो चुका है कि अभी वो ग्राफ और ज़्यादा लेकर जाना है उसको आगे? लॉ एंड ऑर्डर किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ये पूरा पुलिस फोर्स और उसकी जितनी भी सपोर्टिंग एजेंसीज हैं वो सब मिल करके ये कार्य करती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को हर हालत में मेंटेन रखना है, क्योंकि तभी प्रदेश का विकास हो पाएगा। इसमें सभी पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी इसमें अपना योगदान देता है, और मुझे लगता है कि ये एक टीम एफर्ट है जो, और ये भी है कि इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। लॉ एंड ऑर्डर को डेली देखना पड़ता है, डेली इंश्योर करना पड़ता है कि कहीं से भी कोई विध्वंसक गतिविधियां ना हो, कहीं कोई तोड़फोड़ की
एक्टिविटीज़ ना हो, कहीं कोई धरना प्रदर्शन है वो वायलेंट ना हो जाए। इसके लिए रोज़ पूर्व की प्लानिंग की जाती है और उसके लिए व्यवस्थापन किया जाता है। तो मैं कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर विल ऑलवेज बी अ वर्क इन प्रोग्रेस। और लेकिन जिस तरह से यूपी पुलिस ने अभी रिसेंट चैलेंजेस को संभाला है, उसमें मैं कहूँगा कि ये इस टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और उसके लिए हर पुलिसकर्मी बधाई का पात्र है। सर, ड्यूरिंग सर्विसेज कई बार कई सारे चैलेंजेस आते होंगे, कोई व्यक्तिगत संस्मरण है ऐसा कुछ ऐसा जो हमारे ये दर्शक जाने की कभी ऐसा हुआ कि अमिताभ यश को भी महसूस हुआ हो कि हाँ ये इस ऑपरेशन में जाने से कुछ परेशानी आ जाएगी या ख़तरा है, या इस तरह की कोई बात, या किसी ने धमकी दी हो कभी और आपने खुद व्यक्तिगत महसूस किया हो कि हाँ ऐसा हो जाएगा? एक बड़े अधिकारी ने मुझे बुलाकर एक बार कहा था कि उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि एक बड़ा माफिया उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और कह रहा था कि जनाब आप तो आपके बच्चे हैं, आप 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो क्या तुम्हारे पास ऐसी धमकी नहीं आती? मैंने उनको बताया कि सर अगर किसी को हमारे बच्चों के बारे में जानकारी है तो मुझे भी उसके बच्चों के बारे में जानकारी है, ये कोई धमकी मुझे नहीं देता। जो व्यक्तिगत संस्मरण है, व्यक्तिगत बहुत सारे ऐसे मौके आए जब डिस्ट्रेसिंग लगता है, जब जो एक डिस्ट्रेसिंग मोमेंट तो था ही, साथ ही एक मोटिवेशनल मोमेंट भी बना। शुरुआत की सर्विस में मैं एक घटना स्थल पर गया जहां बावरियों ने डकैती की थी। उस घर में 4 ही लोग थे, एक 8 साल की बच्ची थी, एक 2 वर्ष का बच्चा था और माता पिता उसके थे। घटनास्थल को देखने से पहले तो लगा कि चारों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब महिला की बॉडी को टर्न किया गया तो बच्चा जिंदा था और ऐसा लगा कि बावरियों ने जब इसकी माँ को मारा, और उनका बड़ा ही नृशंस तरीका होता था, छोटे लकड़ी के डंडों से सिर को कुचल कर हत्या करते थे, तो माँ ने 2 साल के बच्चे को बचाने के लिए उसके ऊपर आ गई। इस घटना को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समाप्त किया जाना आवश्यक है, और अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इसे समाप्त जरूर करूँगा। मैं कोई इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता कि आगे नहीं होगा, लेकिन उसके बाद एसटीएफ ने लगातार बावरियों और इस प्रकार के जो डिनोटिफाइड क्रिमिनल गैंग्स हैं, क्रिमिनल ट्राइब गैंग्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया। और आज आप देखेंगे कि ऐसी घटनाएं यूपी में लगभग नहीं के बराबर होती हैं, पिछले कुछ वर्षों में शायद नहीं हुई हैं। तो लगातार पुलिसकर्मियों को मोटिवेट किया गया, उन्हें ट्रेन किया गया और इस प्रकार के गैंग्स के खिलाफ काम किया गया। इसी प्रकार जब डकैत गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन करने गया, वहाँ भी इस प्रकार की कई घटनाएं सुनने को मिली, देखने को मिली, जिसने मोटिवेट किया कि इस समस्या को समाप्त करना है। और फाइनली एसटीएफ ने उस कार्य को कर दिखाया। तो ये व्यक्तिगत संस्मरण जो होते हैं, व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी बनते हैं कार्य के लिए। और मैंने देखा कि मेरे साथ जो काम करने वाली कई टीम्स थी, उसके भी इसी प्रकार के मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे, और इसी कारण से उन लोगों ने वो काम किए जो अदरवाइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी संभव नहीं था। सर, घर पे कभी इन सब बातों में चर्चा होती थी कि पता चलता होगा रात बेरात फ़ोन आना, परिवार की तरफ से भी कभी कहा जाता होगा कि और भी लोग नौकरी कर रहे हैं, इस तरह की भी बातें कभी परिवार से कही जाती होगी? ये तो हर घर की कहानी है, तो इसके लिए इसको यहाँ डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन चूँकि पुलिसिंग नियरली 24 आवर जॉब है, इसलिए ये समस्याएं रहती हैं। और
एक नॉर्मल रूटीन पुलिसकर्मी का नहीं रह सकता, खास करके अगर आप एक फील्ड जॉब में हो। तो ये तो हर पुलिसकर्मी की ये कहानी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, और रियल हीरोज़ ऑफ महाकुंभ पर्दे के पीछे जिन लोगों ने सही में सच्ची निष्ठा से कर्मठता के साथ काम किया, उनको हमारी तरफ से, इंडिया न्यूज़ की तरफ से तो सलाम है ही, और आपने भी इस कार्यक्रम में आकर और चर्चा में लगाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमिताभ जी, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर रहें। चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी आए, बुके देकर और शॉल उड़ाकर अमिताभ जी का स्वागत करें। अभिषेक और वर्षा ने जिन जिन सवालों को किया उनका जवाब अमिताभ यश जी ने अपने अंदाज में दिया और बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो या फिर उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी यूपी की है वो किस तरह उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आज रियल हीरोज को आईटीवी नेटवर्क ने, इंडिया न्यूज ने सम्मानित किया है, और उन रियल हीरोज का सम्मान आज हुआ है जिन्होंने महाकुंभ में अपनी सेवाएं दी हैं और महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज हमने तहजीब के इस शहर से नवाबी शान का जिक्र यहाँ पर होता है, गंगा यमुनी संस्कृति का जिक्र यहाँ पर होता है, अदब और लिहाज का जिक्र होता है, शायरी संगीत का जिक्र होता है, यहाँ की कला का जिक्र होता है। आज हमने उस शहर से उन रियल हीरोज को सम्मानित किया है और उत्तर प्रदेश की राजधानी से ही उत्तर प्रदेश की बात की है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए और अभी के लिए आप सभी से मैं अलविदा चाहूँगा। बहुत शुक्रिया उत्तर प्रदेश के सभी खास मंत्रियों का जो इस मंच पर आए, बहुत शुक्रिया उन सभी रियल हीरोज का जो आज इस मंच पर आकर इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए नजर आए। लेकिन इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव का सिलसिला, मंच का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हम शहर दर शहर जाकर वहां की समस्याओं को उठाते हैं। इंडिया न्यूज के माध्यम से आम जनता की आवाज बनने की कोशिश करते हैं। सरकार क्या कर रही है प्रदेश के विकास के लिए ये जानने की कोशिश करते हैं। आम जनता किस तरह से सहूलियतों को पा रही है, क्या चुनौतियां और जनता के सामने जिनको दूर करने के लिए शासन स्तर से काम किया जा रहा है, उन पर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का, और आज के इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, इंडिया न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।